दो जेठानियों की विधवा काली देवरानी। सुषमा देवी ने अनिल और सुनील की शादी चेतना और दीपक से करके उन्हें बहू बना कर ले आई। असल में सुषमा की आंखों पर दोनों बहुओं का गोरा चिट्टा रंग चढ़ बैठा, जिस कारण उसने चिट मंगनी पट ब्याह का पैतरा आजमाया था। दोनों बहुओं की जिंदगी ससुराल में ऐशो आराम के साथ मजे में कट रही थी। दीपिका बहू, चेतना बहू, आ जाओ, चाय पी लो। देखिए माँ जी, आपने बुलाया और हम चली आई। कुछ देर बाद घर का नौकर भोला चाय लेकर उनके पास आता है। तभी दोनों नखरे करते हुए कहती हैं, ओहो भोला भैया, ये कैसी काली चाय बनाई है? दूध डालना भूल गए थे क्या? अरे दूध डाला है बीवी जी। अरे ओ भोला, इतनी बुरी चाय पिलाकर मेरी बहुओं का रंग काला पड़ गया तो जा जाकर दूसरी चाय बना। सास को पक्ष खींचता हुआ देखकर दोनों बहुएं खूब खुश होती हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन सुषमा अपनी बहुओं से बोलती है, चेतना बहू, दीपिका बहू, अपने देवर मिहिर के लिए तुम दोनों को अपने जैसी सुंदर सी देवरानी ढूंढना शुरू कर दो। सास की इस बात पर दोनों बहुओं के चेहरे फीके पड़ जाते हैं और दोनों आपस में फुसफुसाना शुरू कर देती है। चेतना, ये सासू माँ ने तो संकट में डाल दिया। अगर हमारी देवरानी हमसे भी सुंदर हुई तो माँ जी हमें जरा भी भाव नहीं देंगी। तो टेंशन मत ले, माँ जी से कह देंगे कि कोई जज ही नहीं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तभी एक शाम कोई दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही दीपिका दरवाजा खोलती है तो सामने मिहिर एक काली सी लड़की के साथ खड़ा था। दीपिका मौके का पूरा फायदा उठाकर सास के सामने नमक मिर्च के साथ सारी बात रखती है। माँ जी जल्दी आइए, देखिए देवर जी ने क्या गुल खिलाए हैं। अरे ऐसा भी क्या कर दिया तेरे देवर ने? अरे मिहिर, ये मैं क्या देख रही हूँ, तूने शादी कर ली? हाँ माँ, ये काजल है मेरी पत्नी और आपकी बहू। हम दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। काजल का अपना कहने को इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए मैंने इसका हाथ थामा है। काजल का काला रंग सुषमा की आंखों में खटक जाता है, जिसे बड़ा विषय बनाकर वह उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। अरे ऐसा भी क्या है इस काली कलूटी लड़की में जो तू इसके पीछे लट्टू हो गया? नहीं मानती मैं इसे अपनी बहू। सुषमा अपना फैसला सुनाकर पैर पटकते हुए कमरे में चली जाती है, जिसके बाद दोनों जेठानियां भी देवरानी को आंखें दिखाकर चली जाती हैं। बेचारी बहू वहीं खड़ी रोती रह जाती है। देखा मिहिर, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। काजल तुम चिंता मत करो, माँ मान जाएंगी। अभी के लिए सास की रस्म मैं कर देता हूँ। मिहिर काजल के पैरों के सामने कलश रखकर उसका गृह प्रवेश करता है, जिसे अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी जेठानियां जल भून जाती हैं। देख रही हो दीपिका, देवर जी कैसे कल्लो माई के मजनू बने बैठे हैं और एक हमारे पति हैं जो में घास भी नहीं डालते। अगले दिन काजल ससुराल में होने वाली पहली रसोई की रस्म में खूब सारा खाना बनाती है, जिसे खाकर अनिल और सुनील काजल की खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह काजल, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने, खाकर दिल खुश हो गया। हाँ, खास करके ये खीर एकदम अमृत के जैसा स्वाद दे रही है, मुंह में जाते ही घुल मिल गई। अपने पतियों के मुंह से हुई अपनी काली देवरानी की तारीफ सुनकर दोनों जेठानियां जल भुनकर बोल पड़ती हैं। हाँ हाँ, हम तो जैसे तुम्हें जहर खिलाते हैं। हमारा बनाया खाने की तो इतनी खुलकर तारीफ कभी नहीं हुई। पता नहीं इस काली चुड़ैल ने इस खाने के बहाने तुम भाइयों को कोई घुट्टी घोलकर तो नहीं पिला दी? अरे तुम्हें तुम्हारे पतियों का खुश रहना रास नहीं आता क्या? तुमसे तो बात करना ही बेफिजूल है। ये कहकर दोनों के पति काम पर चले जाते हैं। दिन बीतते हैं। मिहिर हर दिन काजल के लिए कुछ न कुछ लेकर ही घर लौटता। कभी जलेबियां तो कभी चूड़ियां तो कभी सुंदर साड़ी, जिसे देखकर दोनों जलकुकड़ी जेठानी अपनी सास के कान भरती रहती। देख लीजिए, इस काली देवरानी के तो ठाट है, रोज रोज देवर जी के खूब पैसे खर्च करवाती है। देख लेना माँ जी, वो दिन दूर नहीं जब ये काली देवरानी देवर जी को फटेहाल बनाकर छोड़ेगी। चेतना की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर सुषमा काजल को जी भरकर बुरा भला कहती है। दिन बीतते हैं, मगर काजल को कहाँ पता था कि उस रोज उसका पति मिहिर घर से निकला ही ना लौटने के लिए था। मिहिर के मरने की खबर घर पहुंची तो सुषमा ने मोटे डंडे से बेचारी बहू को खूब मारा। आखिर तू मेरे बेटे को खा ही गई, आज मैं मार मार कर तेरी जान ले लूंगी। माँ जी, मुझे मत मारिए, छोड़ दीजिए। अरे मालकिन, काहे मारत है भौजाई को, छोड़ दो इका। आहा, बड़ी हिमायती बन रहा है, चल भाग यहाँ से, अब तेरा इस घर में कोई काम नहीं। दीपिका भोला को घर से भगा देती है। मिहिर के मौत के बाद एक ही झटके में काजल की सारी खुशियां छीन गई और उसकी जिंदगी सफेद साड़ी में सिमट कर रह गई।
उस पर जेठानियों का जुल्म हर दिन की बात हो गई। एक सुबह दोनों जेठानियां काजल की साड़ी पहनकर उसे चिढ़ाती हैं। अरे जेठानी जी, ये तो मेरी साड़ियां हैं, ये साड़ी मेरे मिहिर जी की निशानी है, उसे मुझे लौटा दीजिए। ठीक है, दे देंगे, मगर क्या अब तुम ये लाल रंग की साड़ी पहन पाओगी? एक विधवा के पास ऐसी रंग बिरंगी साड़ी का क्या काम? अब ये साड़ी हमारी हुई, जाओ जो करना है कर लो। बेचारी विधवा देवरानी घमंडी जेठानियों के आगे खूब गिड़गिड़ाती है, मगर दोनों जेठानियां जिद पर अड़ जाती हैं। अब वो दोनों जब भी काजल के पास महंगी चीज देखती तो उसे हथिया लेती, जिसमें उसकी सास सुषमा भी उसका पूरा पूरा साथ देती। अरे वाह, ये मांग टीका कितना सुंदर है, माँ जी ये मैं ले लूं? नहीं नहीं, ये नहीं दूंगी, ये मेरी माँ की इकलौती निशानी है। काजल को ना करता देखकर उसकी सास जबरदस्ती उसके हाथ से मांग टीका छीनकर चेतना को थमा देती है। माँ जी, आप लोगों को मुझसे मेरी चीजें छीनकर क्या हासिल होता है? चैन पड़ता है मुझे, जैसे तूने मुझसे मेरा बेटा छीना है, मैं भी तुझसे हर वो निशानी छीन लूंगी जो तेरी लिए जिंदगी से बढ़कर है। और वैसे भी एक विधवा के पास इन सुहाग की चीजों का कोई काम नहीं। चल चेतना बहू। ऐसे ही दिन बीतते गए। चालाक जेठानियां किसी न किसी बहाने बेचारी विधवा काजल का दुख बढ़ाती और उस रोज रात के खाने को ढाल बनाकर उन्होंने सारी हदें पार कर दी। देख दीपिका, हमारी काली देवरानी किचन में नहीं, चलो उसके खाने को खराब करते हैं। दोनों सब्जी में नमक मिर्च की बरनी उड़ेल देती हैं और जैसे ही काजल सारा खाना मेज पर परोसती है, जहां सब्जी में एक छिपकली जाने कैसे मरी होती है, जिससे दोनों शातिर जेठानियों को विधवा देवरानी पर जुल्म ढाने का और भी ज्यादा शह मिल जाता है। रुक जाइए माँ जी, खाने में छिपकली मरी है। चेतना सारा खाना फर्श पर फेंक देती है। वहीं दीपिका काजल को गुस्से से घूरती हुई एक की दो लगाकर कहती है, देख लीजिए माँ जी, ये काली विधवा देवरानी हमें जहरीला खाना खिलाकर मारना चाहती है। नहीं नहीं माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इससे पहले कि ये हमें मारे, हम इसे जिंदा जला देते हैं। फिर तीनों मिलकर बेचारी उस लाचार विधवा को घसीटते हुए लकड़ियों के बड़े ढेर के बीच बांध देती हैं। माँ जी, जेठानी जी ऐसा मत कीजिए, मुझे खोल दीजिए। जितना चीखना चिल्लाना है चिल्ला ले, मगर आज तेरी चिता जलकर रहेगी। दोनों जेठानियां जल्दी जल्दी चारों तरफ पेट्रोल छिड़क देती हैं, जिसके बाद सुमति लकड़ियों के निचले हिस्से में आग जलाकर जैसे ही बाहर की ओर भागती है, उसका पांव फिसल जाता है और सुमति अपनी दोनों बहुओं को आवाज लगाती है, अरे बहू, इस आग को बुझाओ वरना इसके साथ मैं भी जल जाऊंगी। जलती हो तो जल जाओ माँ जी, हम सती अनसुईया नहीं जो आग में कूद जाएं। ये कहकर दोनों अपनी सास और देवरानी को आग के बीच छोड़कर चली जाती हैं। तभी वक्त रहते अनिल सुनील आकर आग बुझाकर उन दोनों को बचाते हैं, मगर काजल को अपनी सास की पड़ी थी। माँ जी, आंखें खोलिए। काजल कभी अपनी सास के हाथ पांव मलती तो कभी उसके मुंह पर पानी के छींटे मारती। कुछ देर बाद सुमति होश में आ जाती है। भगवान का शुक्र है माँ जी, जो आप ठीक हैं। अपनी बहू के शब्दों में छलकते फिक्र को देखकर सुषमा पछतावे से भरकर फूट फूट कर रोती हुई बोल पड़ी, मुझे माफ कर दे। मैंने जिन बहुओं को सराखों पर बिठाया वो मुझे आज मरता छोड़ गई, और जिसे मैंने मारना चाहा वो मेरे पास बैठी है। इन हाथों को मैंने तुझ पर कितनी बार उठाया है, काश की हाथ टूट जाए। ऐसा न कहिए माँ जी, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। आपने मुझे अपना लिया, मेरे लिए यही काफी है। एक वक्त में सुषमा ने जिस बहू को ठुकराया था, आज उसे उसकी अहमियत का एहसास हो गया था। वहीं दोनों जेठानियां अपनी हरकत के कारण सास की नजर से पूरी तरह उतर गईं। गंगा बहुत ही गरीब थी, जो अपने बेटे सागर के साथ एक फूस की झोपड़ी में रहती थी। जो भी काम उसके हाथ आता वो अपनी मेहनत झोंक कर जो कुछ कमाती वो घर के राशन पानी में ही खर्च हो जाते। एक दिन उसका बेटा सागर दोस्तों की टोली में बैठा हुआ था। यार सागर, तुझे अपनी माँ की मेहनत दिखाई नहीं देती क्या? यहाँ तू दिन भर बैठकर आवारागर्दी करता फिरता है और वो तेरी माँ कभी भट्टी में ईंट ढोती है तो कभी खेत खलियान में काम करके तुझे खिलाती है। अरे ये उनकी जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं कर रही वो ऐसा करके। अच्छा, उनकी जिम्मेदारी हुई और अपनी माँ के लिए तेरा कुछ भी फर्ज नहीं बनता? ए बिपिन, तू खाली पीली क्यों बातों का चौधरी बनता फिर रहा है? जाना, हवा आने दे। सागर हमेशा से ऐसा नहीं था, मगर कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। जब से सागर अय्याशबाज दोस्तों में घुल मिल गया, तब से उसके मन में अपनी माँ की मेहनत का मोल पूरी तरह मिट गया। इसलिए दिन भर के बीच वह सिर्फ रात में ही घर में कदम रखता, वो भी खाने और सोने के लिए। अरे सागर बेटा, तू आ गया? देख, मैंने तेरे लिए मनपसंद भरवा भिंडी बनाई है,
तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक देती हूँ। गंगा सागर के सामने खाने की थाली परोसती है। सागर मजे से भरपेट खाना खाकर सो जाता है। सागर के दिमाग में हर वक्त यही चलता कि कब कहीं से कोई खजाना उसके हाथ लग जाए और वह ऐशो आराम की जिंदगी जिए। और इसी सोच के साथ वह शिखा से जा मिला। शिखा एक अमीर घर की बेटी थी। एक दिन दोनों एक महंगे से कैफे में बैठकर बातें करते हैं। सागर, वैसे सच कहूं तो तुम्हारा डैशिंग लुक देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि तुम गरीब घर से बिलोंग करते हो। आई मीन टू से, Why are very smart? Why don't get married? शादी की बात सुनकर सागर की आंखों के सामने अमीर जिंदगी जीने का ख्वाब नाचने लगता है और वह मन में कहता है, अरे वाह, इसने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अगर शिखा से मेरी शादी हो जाए तो मुझे वो लग्जरी लाइफ मिलेगी जो मैं हमेशा से चाहता हूँ। सागर शादी के लिए फौरन हामी भर देता है और शिखा से शादी करके ससुराल चला जाता है। सागर बेटा, तू कहीं जा रहा है क्या? मैं अब इस गरीबी में घिसी पिटी जिंदगी नहीं जीना चाहता, इसलिए मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तू जाना चाहता है तो जा, मगर अपनी माँ की एक बात सुनता जा। इज्जत की रूखी सूखी रोटी मारी रोटी से लाख बेहतर है, क्योंकि बहन के घर भाई और ससुराल में जमाई, दोनों की हैसियत कुत्ते बराबर होती है। ये सुनकर सागर गुस्से से भरकर अपनी माँ को एक जोरदार थप्पड़ मारकर वहाँ से जाते हुए कहता है, सन की बुढ़िया जब देखो बड़बड़ करती रहती है। इस गई गुजरी गरीबी में जीने से भला मुझे घर जमाई बनना मंजूर है। ये कहकर सागर शिखा के साथ ससुराल चला जाता है, जहाँ उसके मॉडर्न ससुराल वाले उसका वेलकम करते हैं। वेलकम दामाद जी, वेलकम। सागर, ये मेरी फैमिली है, ये मेरी मम्मा है, ये डैडी हैं, ये आदि भैया और ये बेला भाभी हैं। सागर हिचकिचाते हुए अपने हाई फाई ससुराल से मिलता है। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। चलो सागर, मैं तुम्हें हमारा कमरा दिखाती हूँ। इसके बाद सागर शिखा के कमरे में आता है, जहाँ बेडरूम का इंटीरियर देखकर सागर खुशी से भर जाता है। अरे वाह, क्या बेडरूम है। इस मखमल के बिस्तर पर सोने में क्या मस्त मजा आएगा। कहाँ तो मैं खटारे खटिए पर सोता था और कहाँ आज मखमल का बिस्तर। मेरी तो आए हाय ठाठ बाट ही बदल गए। इसके बाद सागर आराम की नींद सो जाता है। तभी सुबह के 6 बजते ही सागर की सास मोनिका जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। ओहो, इन ससुराल वालों को चैन नहीं क्या, सुबह सुबह शुरू हो गए। दरवाजा खोलिए दामाद जी, सुबह हो गई। क्या हुआ सासू माँ? ओह कम ऑन दामाद जी, डोंट कॉल मी सासू माँ, कॉल मी मोनिका। एनीवे, जल्दी से नीचे आ जाओ। जैसे ही सागर नहा धोकर नीचे जाता है तो ससुराल के सभी सदस्य खाने की मेज पर बैठे होते हैं। सासू माँ, ससुर जी, ये क्या, खाने की मेज खाली क्यों पड़ी है? खाने की मेज तुम्हारे इंतजार में खाली है दामाद जी। आज तुम्हारी पहली रसोई जो है। ये सुनकर सागर के मुंह की हवाइयां उड़ जाती हैं, मगर वह करता भी क्या किचन में जाकर खाना बनाने के सिवा। कहाँ तो मैं लग्जरी लाइफ के मजे लूटने के लिए घर जमाई बना था, मगर इन ससुराल वालों ने तो मुझे बावर्ची बना दिया। थोड़ी ही देर में सागर पहली रसोई में बनाया हुआ खाना ससुराल वालों को परोसता है। ये लीजिए, गर्मा गर्म कचौड़ी, स्वादिष्ट सब्जी और स्पेशल हलवा। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बड़ी ही स्वादिष्ट है। उसके बाद पूरे ससुराल वाले मजे ले लेकर खाना खाने लगते हैं और तभी आदि कहता है, ब्रिलियंट जीजाजी, क्या खाना बनाया है आपने तो किचन क्वींस की भी छुट्टी कर दी। अरे शुक्रिया साले साहब। यस आदि, यू आर राइट। मोनिका, मैं तो कहता हूँ सारे नौकरों को छुट्टी कर दो। ऑफ कोर्स, जब दामाद जी अच्छा खाना बनाते हैं तो नौकरों के पीछे फ्री फोकट में पैसे बहाने की क्या जरूरत है। इसी के साथ मोनिका सारे नौकर चाकर को घर से चलता कर देती है, जिसके साथ बेचारे दामाद के उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। ससुराल की सारी जिम्मेदारी बेचारे सागर के सर पर जो आ पड़ती है। अरे दामाद जी। क्या है ससुर जी? एक प्याली चाय पिला दो। सागर किचन की ओर जा ही रहा होता है, तभी बेला जॉगिंग ड्रेस पहनकर दरवाजे से अंदर आकर अमीरी का घमंड झाड़ती हुई कहती है, हे यू सर्वेंट, मेरे लिए भी एक ब्लैक कॉफी बना देना विदाउट शुगर। जैसे ही बेला सागर को नौकर कहती है तो वो गुस्से से भर जाता है। ये क्या बदतमीजी है बेला भाभी, शायद आप भूल रही हैं मैं इस घर का दामाद हूँ, नौकर नहीं। अगली बार मेरा नाम इज्जत से लेना। ये सुनकर बेला जोर जोर से हंसने लगती है।
जानती हो तुम इस घर में घर जमाई की हैसियत से रह रहे हो, और जब कोई मर्द घर जमाई बनता है तो दुनिया उसे नल्ला, निकम्मा और निठल्ला कहती है। मैंने तो फिर भी तुम्हें नौकर कहकर थोड़ी इज्जत दे दी। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ मेरे लिए कॉफी बनाओ। इस तरह बेला सागर की खूब बेइज्जती करती है। उस दिन जैसे सागर खुद को अपनी ही नजर में गिरा हुआ महसूस करता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक रात वो शिखा से कहता है, शिखा, तुम्हारे मॉम, डैड, भैया, भाभी मुझे दिन भर नौकर की तरह नचाते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। शिखा को ऐसा कहता देखकर सागर के मन का दर्द उसकी आंखों से छलक जाता है। जब तुम मुझे नहीं समझ सके तो तुम्हारे घर वाले क्या समझेंगे? आज मुझे मेरी माँ की बात याद आ रही है। इस ससुराल की रईसी मुझे रास नहीं आई। मैं अपने घर जा रहा हूँ। ठीक है, जाते हो तो जाओ, बट मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली। गुड बाय। इसके साथ सागर आंखों में आंसू लेकर ससुराल की चौखट पार कर जाता है और अपनी माँ के पास वापस आता है। कौन है? मैं हूँ माँ। बेटा, तू आ गया? अपने बेटे को देखकर वह गरीब माँ फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सागर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो सही कहती थी माँ। ये ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले हम गरीबों को अपनी पाँव की धूल समझते हैं। यह मुझे ठोकर खाकर पता चला। अमीरों की मारी हुई रोटी से लाख बेहतर इज्जत की रूखी रोटी है। अब मैं खूब मेहनत करूंगा माँ। ससुराल में घर जमाई बनकर जी हुई जिल्लत की जिंदगी की ठोकर खाने के बाद सागर दिन रात मेहनत करके अपने घर में छाई गरीबी को जड़ से मिटा देता है और अपनी पिछली जिंदगी को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ जाता है।